हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि पहले मैं अपने प्रीलिम्स के 2022 का और 23 का पेपर लाइव सॉल्व करके दिखा चुका हूँ। इन टुडेज सेशन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ आई read newspaper, how I made notes out of it, and how I utilize current affairs monthly magazine to cover my current affairs. सो उससे कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड मैंने कैसे नोट्स को मैनेज किया ये भी मैं डिस्कस करूँगा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि आप सबसे पहले तो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना सीखोगे। सो उसके लिए मेरे हिसाब से देर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट इज़ कि आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। सो ऑल द टर्म्स दैट आर मेंशन्ड इन मेंस syllabus, you should know them, so that, and all the topics, so you should know them by heart, so that whenever you are reading newspaper or reading current affairs magazine, so you will be able to identify which news is important and which article is important and which is not. अगर आपको अपना सिलेबस अच्छे से नहीं पता होगा तो यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई द राइट टॉपिक्स एंड राइट आर्टिकल्स, एंड यू विल नेवर बी एबल टू मेक रिलेवेंट नोट्स। आप नोट्स तो बना लोगे बहुत सारे, लेकिन रेलेवेंट नोट्स नहीं होंगे। तो यू शुड नो योर सिलेबस बाय हार्ट। आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपकी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, एंड वो जो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो कौन से पेपर में हैं, वेदर दे आर इन GS1, GS2, GS3 और GS4। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। then only you will be able to utilize the newspaper properly and current affairs magazine. Second, after you know how to identify the topic, then comes how to make notes out of it and how much notes to be made. So suppose एग्रीकल्चर में कुछ टॉपिक्स हैं या फिर इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, पोर्ट्स हैं, रेलवेज़ हैं। तो अगर एक बार आपको टॉपिक पता लग गए, द नेक्स्ट की उससे रिलेवेंट अगर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है तो उसमें आप कैसे वो न्यूज़पेपर आर्टिकल से इफेक्टिव एंड शॉर्ट नोट्स बनाओगे। सो दीज आर टू थिंग्स। सो इसके लिए मैंने क्या किया था, मेरे जो आईपैड, मैंने अपना पूरी प्रिपरेशन आईपैड से की है। तो आईपैड में मैंने क्या किया, इसमें एक इनबिल्ट ऐप आती है नोट्स करके, वो ऐप मैंने यूटिलाइज़ की थी अपने सारे नोट्स बनाने के लिए। सो मैंने अपने आईपैड के नोट्स में ऐसे सेक्शन बना लिया। सो आई मेड अ फोल्डर, ऐसा मेंस GS मैंने उसको लेबल किया था, एंड उस फोल्डर में मैंने ऐसे फाइल्स बना लिए, एंड उस फाइल में मैंने अकॉर्डिंग टू GS पेपर्स मैंने उसमें उसको सेग्रीगेट कर दिया। जैसे GS1 में जो जो टॉपिक्स हैं जिसमें करंट अफेयर रिलेटेड मटेरियल है, सो मैंने उसके लिए एक अलग फाइल बना ली, जैसे सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज़ एंड सिविल सोसाइटी। ऐसे ये सारे जो टर्म्स और टॉपिक्स हैं ये हमारे GS1 के सिलेबस में मेंशन है। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने अलग से फोल्डर बना लिया, GS2 के लिए फिर पॉलिटी के लिए मैंने अलग से बना लिया। एंड पॉलिटी में जो जो टॉपिक्स हैं जैसे लोकल गवर्नमेंट, रिजर्वेशन एंड रिलेटेड इशूज़, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस, डिफेक्शंस, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, वुमेन एंड क्रिमिनलाइजेशन, मैंने भी कुछ टॉपिक्स जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं लेकिन वो मेंशन नहीं है सिलेबस में, मैंने वो ऐड कर दिए। फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जुडिशरी, क्रिमिनल जस्टिस। अब ये टॉपिक्स मैंने कैसे ऐड किए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो थे हमारे पिछले 10 साल के वो एनालाइज़ किए। तो उसमें जिन जिन टॉपिक्स से रिलेटेड हमारे न्यूज़ आती है वो टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस आते हैं वो टॉपिक्स मैंने इसमें लिख दिए। RTI, करप्शन, सिटीजन चार्टर, गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स एक्सेट्रा। ऐसे ही GS2 के सोशल इश्यूज़ जो दिए हुए हैं, पॉवर्टी, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल मीडिया, हंगर, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स एंड मिसलेनियस, ये सारे टॉपिक्स पे हमारे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर में क्लाइमेट चेंज के ऊपर टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेटलैंड्स, पॉलिसी, गवर्नेंस एंड रिलेशन। सो हमारे जितने भी इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस होते हैं, जो ट्रीटीज़ होते हैं, जो इंडिया साइन करता है, वो सब में ये टॉपिक वाइज ऐड कर देता है। सिमिलरली GS3 के जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चर R&D, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड मैकेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सेक्टर, फूड ग्रेन मैनेजमेंट, MSP, फूड प्रोसेसिंग, वेस्टेज, सब्सिडी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड शुगर, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ऐसे मैंने अलग अलग सब टॉपिक्स, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सिमिलरली साइंस एंड टेक, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स। अगेन इकोनॉमिक्स में जो मेन टॉपिक्स मेंशन है, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज़ रिलेटिंग टू प्लानिंग, गवर्नमेंट बजटिंग एंड टैक्सेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऐसे सो एन एंड सो फोर्थ। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हमारे सिलेबस से लिए हुए हैं। फिर जो मेरे रिलेवेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आते थे मैं ये टॉपिक वाइज वहाँ पे पेस्ट करता रहता था।
इनफैक्ट इस बारी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था जो फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में क्या क्या चेंज, आप देख सकते हो कैसे मैंने न्यूज़पेपर और जो मंथली मैगजीन है उससे कवर कर रखा था, इसलिए दैट इज़ वाई आई कुड आंसर दैट क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। जैसे मेरे नोट्स थे प्रॉपर कि 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी हैं, स्पेसिफिक टॉपिक जैसे लोकल गवर्नमेंट पे उन्होंने क्या सजेशंस दिए हैं, रिकमेंडेशंस दिए हैं। देन टैक्स बॉयंसी, हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके रेशो क्या है, ये जो हर थोड़े दिन में इससे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल आता रहता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। सो आई विल स्टार्ट विद द हिंदू। सो जैसे कि ये द हिंदू है, उसमें भी ओपन। अब इसमें कुछ रेलेवेंट पेजेस हैं जो हमेशा हमें पढ़ने होते हैं। जैसे फर्स्ट पेज पढ़ना है, उसके बाद सेकंड पेज पढ़ना है, एंड देन यू स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू द एडिटोरियल पेज। तो इसमें आप लोगों को जो न्यूज़ आइडेंटिफाई करना है ये आप कैसे सीखोगे, एक तो आपका सिलेबस आपको गाइड करेगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको गाइड करेगा। सो जितने भी टॉपिक्स पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ आपको पढ़नी है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सिद्धारमैया रूल्स आउट CBI प्रोब, ये नहीं, केजरीवाल अनाउंसेस लिस्ट ऑफ 10 गारंटीज़, ऐसे सब न्यूज़ नहीं पढ़ रहे हैं। 4th फेज़ में कहाँ कहाँ पोलिंग हो रही है, ये सब चीज़ों पे कभी भी UPSC क्वेश्चन नहीं। हमें वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं या फिर हमारे नेशनल डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों से रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, वो पढ़ने हैं। जैसे ED समन्स कांग्रेस मिनिस्टर, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पैलेस्टीनियंस के से रिलेटेड है तो आप इसको सिर्फ एक रीड कर सकते हो। जैसे ये राफा बॉर्डर है, अब मान लो नेक्स्ट ईयर जो प्रीलिम्स होगा, सॉरी इस ईयर जो अभी प्रीलिम्स होगा उसमें UPSC पूछ ले राफा बॉर्डर कहाँ पे है, तो अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करोगे तो ये नाम इतने बार आएगा कि यू विल नॉट हैव डिफिकल्टी इन आंसरिंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट पेज पे कोई खास मेरे को इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं दिख रही है। सो सेकेंड पेज पे यूजुअली जो फर्स्ट पेज की न्यूज़ होती है उसी का कंटिन्यूएशन होता है। यहाँ पे शायद दूसरे पेज पे है या 10th पेज पे है या द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में सेकंड पेज पे होता है। नाउ यू स्ट्रेट अवे मूव ऑन टू एडिटोरियल, बिकॉज एडिटोरियल्स जो हैं वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग के। सो वील मूव ऑन टू एडिटोरियल। अब एडिटोरियल में जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल आउटपुट के बारे में एक शॉर्ट आर्टिकल दिया हुआ है। अब इसमें अगर आप पढ़ोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन इसमें ज़्यादा नोट्स बनाने का नहीं है। जितना भी डेटा दिया हुआ है ये मंथली डेटा है और ये बार बार चेंज होता रहता है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे, सो जैसे इंडियाज़ फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ शोड स्लो टू 4.9% इन मार्च from a downgraded 5.6% uptick in February despite benevolent base effects from the previous year when the index of industrial production now IIP जैसे ये न्यूज़ में आया आपका, तो नाउ ये IIP इतने बार रिपीट होता है कि आपको इसके बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यू कैन जस्ट गूगल IIP, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन इसको रिलीज़ करता है, ये आपको पता होगा इनफैक्ट। और ये जो हमारी करंट अफेयर मैगजीन होती है उसमें भी कवर होता है। लेकिन ये क्योंकि आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ोगे तो IIP इतने बार आएगा कि आपका जब इस पर क्वेश्चन बनेगा कोई प्री में तो वो आपका कभी गलत नहीं होगा। फिर ये एक डेटा मंथली डेटा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो चीज़ें जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे कि इसके जो पैराग्राफ के थोड़ा एंड में कि प्रोडक्शन ग्रोथ वाज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर कैपिटल गुड्स एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स फॉर द सेकंड स्ट्रेट ईयर, नॉट सरप्राइजिंग गिवन द रैम्प अप इन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स टू पंप प्राइम द इकोनॉमी टिल प्राइवेट केपेक्स रिकवर्स। नाउ ये स्टेटमेंट इतने बार रिपीट होगा कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो ये सेम स्टेटमेंट आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। कैसे गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कैसे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है, एंड वो फिर इनडायरेक्टली कैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कैसे बूस्ट करता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बार बार आप इसलिए जब आप अपने आंसर राइटिंग करोगे तो ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नॉर्मली आएगा क्योंकि यू वुड हैव रेड दिस थिंग सो मेनी टाइम्स कि आपका नेचुरली आपके दिमाग में वाइल राइटिंग आंसर्स तो आपकी मल्टी डायमेंशनल आंसर अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि आपने इतने बार पढ़ा हुआ कि कैसे गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पुश कर रही है पिछले 2-4 सालों से, कितना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैसे वो कौन कौन से सेक्टर्स में कर रही हैं, कैसे उन सेक्टर्स पे स्पेंड करने से क्या क्या बेनिफिट होगा, कैसे वो प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको क्राउडिंग इन ऑफ कैपिटल केपेक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये सब चीज़ें आपको बार बार आती रहेंगी न्यूज़ में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन इसमें नोट्स बनाने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी वो आपके सबकॉन्शियस में ये सब चीज़ें
गेन होती रहेंगी। तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। यू विल बी एबल टू ऑटोमेटिकली राइट मल्टी डायमेंशनल आंसर। जैसे अब ये वाला जो टॉपिक है वेल इंटेंशनड स्टडी एंड अ डेमोग्राफिक मिथ, इसमें अब मैंने पूरा तो नहीं आर्टिकल पढ़ा है, लेकिन इसमें आई गेस पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की कोई तो रिपोर्ट आई है, इसमें टीएफआर वगैरह की बात हुई है। जैसे आप देख रहे हो मुस्लिम वुमेन, तो इसमें एक दो जो पैराग्राफ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे, श्योर, नाउ द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट लुक एट पॉपुलेशन डेटा। अब ये आर्टिकल, ये जो पैराग्राफ है आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें व्हाट आई यूज टू डू, मैं ये आर्टिकल पे ऐसे टैप करूँगा, इसको पूरे को कॉपी करूँगा मैं, जस्ट अ सेकेंड। सो आई विल कॉपी द आर्टिकल, आई विल गो टू माई नोट्स। अब ये जहाँ भी मेरे पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़ थे मैं वहाँ पे जाऊँगा। Sure. So I'll paste this article. Now स्टार्टिंग में मेरे को कुछ काम का नहीं लगा, बस मैं इतना ही है कि शॉर्ट कंक्लूजन ऑफ द नोट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ PMEAC that India's minorities in general and Muslim in particular are absolutely safe and face no discrimination or persecution at all. It has caused a stir. अब ये मैं इतना स्टेटमेंट रख लूँगा, उसके बाद खास टाइमिंग एंड दिस एंड दैट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। TFR अगर आपको पता नहीं है तो यू कैन गूगल अबाउट इट, बट सिंस मेरे को पता है तो मैं इसके बारे में लिखूँगा नहीं। बट ये आप डेटा रख सकते हो दैट TFR of Muslim women saw a drop of 2.05 as against Hindu women's TFR by 1.36. अब हैव मेड इट कॉन्ट्रोवर्शियल हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन इशू और हमारे माइनॉरिटीज़ पे कोई क्वेश्चन आया तो हम ये डेटा कोड कर सकते हैं एंड हम जो भी साइट लेना चाहते हैं वहाँ पे ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ोगे ये इसमें कुछ भी, इस पैराग्राफ में मेरे को कुछ खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं। नाउ कमिंग टू दिस पैराग्राफ विच गिव्स डेटा। नाउ ये जो here now author is saying that but population growth is not the right parameter to judge the group status in the body polity of the country. In fact, high fertility rates are indicative of, now this statement is important, high fertility rates are indicative of education, social and economic backwardness. Moreover, with literacy rates increasing amongst Muslims, there has been the steepest decline in the fertility rates of Muslims. The most authentic data on population is the census. Now ये इसका कुछ important नहीं है, importance नहीं है ये। Now in the census of 2001 and 2011 are kept in view the Muslim population decadal growth. ये आप डेटा ले रख सकते हो अपने पास, हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ का डेटा। अगर आपको कहीं पे कॉन्ट्रास्ट करके दिखाना है कि जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी पॉपुलेशन एंड कैसे इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन बट इट इज़ अबाउट सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द एजुकेशनल बैकवर्डनेस, तो ये आप डेटा कोट करके देन यू कैन कोट दैट स्टेटमेंट। दैट इज़ हाउ योर आंसर बिकम्स मोर ऑथेंटिक, रेलिवेंट एंड सब्सटैंशिएटेड बाय डेटा। जैसे यहाँ पे द ऑथर इज कोटिंग द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ऑब्जर्व्ड इन सो एंड सो ऐसा दैट द गुड न्यूज़ इज दैट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ अपीयर्स टू बी स्टेबलाइजिंग। अ टोटल ऑफ 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव अचीव द फर्टिलिटी रेट्स बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1। ये हमारे बस इतना डेटा काफ़ी है। ये हमारी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका भी आता है, आपको एक एक स्टेट का TFR याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना
इज़ इनफ। एक एक स्टेट और एक एक उसके बारे में आपको डिटेल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू कैन सी कि इतने बड़े आर्टिकल में से हमें बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, एंड कैसे उसमें से बहुत ही मिनिमल स्टडी मटेरियल हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल बी रिवाइजिंग तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारे पास इकट्ठा नहीं होगा। नाउ इसमें कोएर्शन इज़ काउंटर प्रोडक्टिव, इसमें दिया हुआ है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में, कैसे हमारी प्रीवियस जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसमें क्या क्या फैक्टर्स थे। जो हमारा इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है उसके बारे में बात की है। ये अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आई वांट द वीडियो टू बी शॉर्ट, तो मैं आप लोगों को सिर्फ डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम ये नोट्स बनाने के बाद जैसे आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करोगे तो इसमें से और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकलेगी, एंड विद एवरी रिविजन आपके जो नोट्स हैं वो और छोटे पे छोटे होते चले जाएंगे। Now here the author is talking about the United Nations Human Rights Committee has categorically mandated that the state parties to ICCPR cannot adopt policies that are compulsory, coercive or discriminatory. Now ये statement आपने अगर रख ली, this is enough. अब next time suppose if there is a question कि बहुत सारे हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ही जो पॉलिसीज़ एंड लॉज लेके आते हैं वो इतने कोर्सिव होते हैं अपने वेज में कि वो दे आर यूजिंग कोर्सिव मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ऐसे जैसे असम में कुछ लॉ आया या फिर उत्तर प्रदेश में कोई लॉ आया जिसमें कोर्सिव मेथड्स यूज़ किए गए हैं, तो उसमें आप ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट को कोट कर सकते हो, एंड कैसे जो प्रीवियस पॉलिसी थी हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी उसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ किए गए थे वो आप यूज़ कर सकते हो। सो यू कैन सी कि कैसे एक आर्टिकल में से, इतने बड़े आर्टिकल में से इतना छोटा हमने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया है, नोट्स हमने बनाए हैं, और जब आप सब्सिक्वेंट रिविजन्स करोगे तो उसमें और छोटे नोट्स बन जाएंगे। और नाउ विल ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ अनदर आर्टिकल। जैसे दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट लेसन्स फ्रॉम द इंडिया EFTA ट्रेड डील। नाउ क्योंकि इंडिया का ट्रेड उसका FTA ये स्पेसिफिकली मेंशन है सिलेबस में, तो सो दिस आर्टिकल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि इंडिया इज साइनिंग सो मैनी FTAs विद सो मैनी कंट्रीज नाउ, एंड वी आर ट्राइंग टू बूस्ट आर एक्सपोर्ट्स, ट्राइंग टू बूस्ट आर ट्रेड, ट्राइंग टू बूस्ट आर शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड। सो ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, बिकॉज वी वॉन्ट foreign trade agreements and we want more and more investment from the foreign countries in our economy, so that our economy grows and our investment grows, and then our employment grows. So again I'll copy the whole article. I'll go to my notes. मैं देखूँगा इकोनॉमिक्स में जाना है, यहाँ पे ट्रेड इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन जो 4th टॉपिक है मैं वहाँ पे जाऊँगा। Sure, and then I will paste the article. Now I'll start making notes out of it. So India's free trade negotiations with countries such as UK and EU seems to be on ice due to ongoing parliamentary elections in India. However, before election fever grip, India managed. Now important ये है that India managed to clinch a historic deal in March. Managed to clinch trade deal with the European Free Trade Association comprising Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. Now the newly minted Trade and Economic Partnership Agreement FTA between EFTA expected to give a much needed, now हम लिखेंगे agreement directly expected to give a much needed leg up to the low levels of extant trade between the two sides. बस and then जैसे now this author is talking about the important aspect that India has agreed to include issues such as environment and labor, which it has traditionally
or post incorporating in trade agreements. ठीक है. Now on investment, another reason set this FTA apart from this those. If you are finding difficult to keep up with me, so you can pause the video and then read the article and make notes out of it on your own, and then you can see my notes, and then you can analyze whether you have made more notes or less notes, and how you have thought and how I used to think. Now this first two lines are talking that another reason sets this FTA apart from those India signed recently with countries such as Australia, UAE and Mauritius. Now जितने भी आर्टिकल्स आते रहेंगे दीज आर्टिकल वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज FTAs अगेन एंड अगेन. सो अगर आप रेगुलरली न्यूज़ फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया, UAE एंड मॉरिशस के साथ जो हमने FTA साइन किया है ये बार बार आता रहेगा. सो सपोज अ क्वेश्चन कम्स इन योर प्रीलिम्स विद अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज वेयर द इंडिया has signed FTAs or has signed FTAs in previous 1 year, so you will be able to answer the question very easily. Now यहाँ लिखना है कि इंडिया, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है ऑस्ट्रेलिया, UAE एंड मॉरिशस की, तो यू कैन डिलीट दिस इन्फॉर्मेशन. इफ नहीं, देन यू कैन इंक्लूड इट इन योर नोट्स. सो इंडिया FTA इंक्लूड्स अ समवॉट डिटेल इन्वेस्टमेंट चैप्टर विच इज मिसिंग इन द अदर रिसेंट FTAs. बस इतना रख सकते हो. The chapter focuses on investment facilitation issues, not investment protection. Now here it is talking about another important information. India has managed to extract a promise from the EFTA countries that they shall aim to increase FDI to India to 50 billion within 10 years of FTA, within 10 years, followed by another 50 billion in the succeeding 5 years. Now ये आर्टिकल वगैरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एम इम्पॉर्टेंट है. aims to facilitate the generation of 1 million jobs in India. That's it. Now here FTA countries, EFTA countries are legally obligated to make an honest effort to invest 100 billion and generate 1 million jobs. This is enough. Negotiators need to be complimented. Creates a template worth emulating in ongoing negotiations. Now trade and investment. India's FTA signed in the first decade of the century with the countries such as Japan. Now here again, see, the article is talking about the countries with which India has already signed FTAs. So Japan, Korea, Malaysia and Singapore. So if you keep reading these names again and again with respect to FTAs, and these names comes in your prelim exam, you will be able to recall them, or at least you will have some rough idea that you have read these names with respect to Indian FTAs. So this information will be there somewhere in your subconscious, and it will help you in solving question papers in prelims. Now, however, India departing from this model as approach, in other words, India, now this line is important, India decoupled international trade law from international investment law. India's approach seems to be to have separate agreements on trade and investment with the same country. This is most markedly seen in the cases of UAE after signing the FTA. Now this information is not that important. Yeah, so only this much information was relevant in this article, this paragraph. Coming on to third paragraph, India needs a clear FTA policy, especially in dealing with international trade and foreign investment laws. Suppose India expect not just trade higher investment flows from a particular country, which is undoubtedly true with most of the FTA negotiations. So now the author is talking about, in that case, two critical elements must be incorporated into its FTA policy. First, India should negotiate trade and investment as part of one comprehensive economic treaty.
Decoupling trade from investment is not a good idea. Combining the two would give India a clear negotiating leverage to leverage striking a beneficial deal. For example, now this is not important. Directly we'll come on to the second part, because we have to make notes, only that much amount of notes that we can revise timely and that we can replicate. So there is no point in having too much knowledge on FTA or too much knowledge on this EFTA that India has signed, EFTA trade deal, but only that much information that you can actually revise multiple times before your exam, and that you can replicate, that you can write in a 10 marker question or 15 marker question. So that is why our notes need to be short and succinct, so that whenever a relevant question comes, we should be able to immediately, without thinking, should be able to write an multidimensional answer. Now, second is India should consider expanding the scope of investment issues from mere facilitation to effective protection with an efficacious dispute settlement mechanism under international law. That's it. Providing information legal protection to foreign investment under international law will boost their confidence. This is critical at a time when the foreign direct investment levels, now इसको short करने के लिए FDI investment levels in India have dropped. A clear and comprehensive FTA policy is imperative for launching India to a higher economic growth trajectory. Now these two lines can be used as a conclusion. So this newspaper article will also help us in writing a conclusion. So out of such a big article, we have extracted this small amount of information. Now with subsequent revisions, these notes will also keep on becoming shorter and shorter. This is how I used to make notes out of newspaper. So अगर ये थोड़े bulky बन भी गए, but it takes so much of less time, and plus you can edit them, you can copy paste them, you can shorten them, increase the size, or you can, and suppose if tomorrow you get another relevant article which is related to the same topic, you can add the same topic, same article below this article. This is how I used to make notes out of newspaper. Now moving on to current affairs magazine. Now what I used to do, I used to download Vision IAS monthly current affair magazine, and then I used to first iteration I used to select topics which are relevant according to my syllabus topics and according to my previous year questions. Then after the selection, I used to just highlight all the nonsense that is not relevant to me, in order to make the notes shorter and shorter. So next time when I'll be revising this current affair magazine, I'll be reading only the relevant stuff. This is how I used to do it. So whichever information I used to feel, either it is irrelevant, either it is or it is excessive, or it is not in my capacity to revise it again and again. So I'll keep only that material which I can revise again and again, and which I'll be able to write in the exam. Any information, how much ever vital it is, if I feel that it is too much and I won't be able to revise it multiple times and I won't be able to write it in the exam, I used to black it out like this. So जितना भी irrelevant information था, I used to black it out. Now this news in shorts जो एक सेक्शन ऐड किया है विजन IAS वालों ने, इसमें जो छोटे छोटे न्यूज़ हैं ये प्रीलिम्स के लिए कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. मेंस के लिए जो बड़े बड़े रेलेवेंट टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. नाउ दिस इंडिया इजराइल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स USA जो I2U2 इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि ये जुलाई 2022 की मंथली मैगजीन है, उस टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट था. सो इंटरनेशनल रिलेशंस सिर्फ आपको न्यूज़पेपर करना है एंड ये करंट अफेयर मैगजीन करनी है. इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. इनफैक्ट पूरे करंट अफेयर्स के लिए इन दोनों सोर्सेज के अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. सो जो भी इररिलेवेंट टॉपिक्स होते थे ये, क्योंकि CPEC पे मैं ऑलरेडी नोट्स बना चुका था, तो आई यूज़ टू ब्लैक इट आउट, ताकि मैं बार बार रिपीटेटिव एफर्ट्स ना डालूं एक ही टॉपिक पे. जो मैंने एक बार एक टॉपिक पे कहीं भी अगर नोट्स बना रखे हैं, इधर पहले मैंने करंट अफेयर मैगजीन में बना रखे हैं या फिर मैंने अपने खुद के जो नोट्स में उसमें बना रखे हैं, तो मैं वापस उस टॉपिक को नहीं पढ़ता था. जैसे ब्लैक सी ऐसे मैप आ गया, अगर आपने इसको कई बार पढ़ा है तो यू विल नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू ब्लैक सी या फिर दी
the countries bordering Black Sea, you will be able to solve the question, क्योंकि आपने ये बार बार देखा होगा ड्यूरिंग रिवीजन. 5 years of GST हुए थे, तो वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया था उस टाइम. दैट इज़ वाई आई मेड नोट्स आउट ऑफ इट. दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू डू इट. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे तो ऐसे इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आप ब्लैकआउट कर सकते हो. सो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे, इट विल टेक वेरी लेस टाइम. In fact, it will take less than 40% of the time that you will take in the first iteration. So आपके subsequent revisions बहुत easy हो जाएंगे and fast हो जाएंगे. This is how I used to do it. So this is how I manage my current affairs. And इसके अलावा अगर आपको कोई doubts हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो. And कोई और अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में मेरे से कोई वीडियो चाहिए तो then you can write it in the comments and I'll make a video out of it. Okay. Thank you.